नमस्ते और हमारे साथ इस पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया। आज हमारे हाथ एक कमाल का लेख लगा है, द इन्फ्लेमेटरी ट्रूथ अबाउट हार्ट हेल्थ एंड कोलेस्ट्रॉल। और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो दिल की सेहत, कोलेस्ट्रॉल और फैट के बारे में हमारी सालों पुरानी सोच को पूरी तरह से हिला सकती हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन आज सीधा सा है, ये समझना कि अगर कोलेस्ट्रॉल वो विलन नहीं है जो हमें बताया गया है, तो फिर हमारी सेहत की कहानी का असली विलन कौन है। और देखिए, ये लेख शुरुआत ही एक ज़बरदस्त मिसाल से करता है। वो कहते हैं कि दिल के दौरे के लिए कोलेस्ट्रॉल को दोष देना ठीक वैसा ही है हाँ। जैसे किसी कार एक्सीडेंट के लिए एम्बुलेंस या फायर फाइटर्स को जिम्मेदार ठहराना। और ये मिसाल बहुत गहरी है। सोचिए, फायर फाइटर्स हमेशा आग वाली जगह पर ही मिलते हैं, पर वो आग लगाते नहीं, बुझाने आते हैं। सही बात है। ठीक इसी तरह ये लेख कहता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों में उस जगह पर भेजा जाता है जहां पहले से ही कोई आग लगी हो, कोई नुकसान हो चुका हो, और वो आग लगाने वाला कोई और है। तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, विलेन नहीं। चलिए इसी बात को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो प्लाक जमता है, जिसके लिए हम इतने सालों से फैट और कोलेस्ट्रॉल को कोसते आए हैं, वो असल में है क्या। मैंने तो हमेशा इसे पाइप में जमे हुए तेल जैसा ही समझा है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये लेख साफ कहता है कि प्लाक कोई तेल या फैट का जमावड़ा नहीं है। अच्छा। नहीं, इसे एक सूजन वाला घाव या एक तरह का स्कैब समझना चाहिए। जब धमनी की अंदरूनी मुलायम परत पर चोट लगती है तो शरीर उसे भरने की कोशिश करता है। ओके। ये प्लाक उसी कोशिश का नतीजा है जो धीरे धीरे सख्त होकर मोम जैसे कंक्रीट का रूप ले लेता है। ये पाइप जाम होने की समस्या नहीं, बल्कि चोट और मरम्मत की प्रक्रिया है जो गलत दिशा में चली गई है। चोट और मरम्मत, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो इस मरम्मतले काम में कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है? कोलेस्ट्रॉल इस मरम्मत के लिए जरूरी कच्चा माल है। असल में कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी है कि उसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। हमारे हार्मोन बनाने से लेकर खाना पचाने और सबसे जरूरी हमारे दिमाग के ठीक से काम करने तक हर जगह कोलेस्ट्रॉल चाहिए। इसीलिए हमारा लिवर रोज इसे बनाता है। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये हमारे सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। ठीक है, पर फिर ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल और बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल क्या भला है? ये तो हम सबने सुना है। ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। एचडीएल और एलडीएल असल में कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। क्या? हाँ, ये लाइपोप्रोटीन है, यानी फैट और प्रोटीन से बने कंटेनर या कह लें ट्रक। इनका काम कोलेस्ट्रॉल और फैट को खून के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना है। ट्रक? अच्छा। क्योंकि फैट और पानी, जो खून का बड़ा हिस्सा है, आपस में घुलते नहीं हैं, है ना? तो एलडीएल एक डिलीवरी ट्रक है जो कोलेस्ट्रॉल को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है। और एचडीएल एक सफाई कर्मचारी या कचरा उठाने वाला ट्रक है जो फालतू कोलेस्ट्रॉल को वापस लिवर तक लाता है। डिलीवरी ट्रक और सफाई कर्मचारी दोनों ही जरूरी है अगर? तो फिर ये एलडीएल वाला डिलीवरी ट्रक बुरा क्यों कहलाता है? ये खतरनाक कब बन जाता है? वो खतरनाक तब बनता है जब उसे रास्ते में नुकसान पहुंचता है, जब वो ऑक्सीडाइज्ड या क्षतिग्रस्त हो जाता है। अच्छा। एक सामान्य बड़ा और मुलायम एलडीएल ट्रक कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब वो छोटा, घना और सख्त हो जाता है। यही ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल हमारी धमनियों के अंदरूनी परत से जाकर चिपक जाता है, उसे घायल करता है और वहीं से सूजन की असली कहानी शुरू होती है। शरीर उस घाव को भरने के लिए कैल्शियम की एक दीवार बनाता है और वही धीरे धीरे प्लाक बन जाता है। ठीक है, तो अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल खुद विलेन नहीं है बल्कि सिर्फ एक डिलीवरी ट्रक है जो खराब हो सकता है, तो सवाल ये उठता है कि उसे खराब कर कौन रहा है? असली आग लगा कौन रहा है जिसके लिए ये फायर फाइटर बार बार आ रहा है? और यहीं पर ये लेख एक बहुत बड़ा और सीधा दावा करता है। वो उंगली सीधे सीधे चीनी पर उठाते हैं। चीनी पर? हाँ, ये कहते हैं कि एक स्वस्थ इंसान के पूरे खून में किसी भी समय पर सिर्फ 4 ग्राम यानी करीब 1 चम्मच चीनी मतलब ग्लूकोज होनी चाहिए। 1 मिनट, क्या सिर्फ 1 चम्मच? हमारे पूरे शरीर के खून में? जी हाँ, सिर्फ 1 चम्मच। ये तो यकीन ही नहीं होता। मतलब सुबह एक गिलास संतरे का जूस पीते ही हम इस लिमिट को कितनी आसानी से पार कर जाते होंगे। ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और जब खून में ये मात्रा बढ़ती है तो शरीर में तबाही शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो ये बढ़े हुए शुगर लेवल से इंसुलिन प्रतिरोध होता है। इंसुलिन प्रतिरोध
ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? शरीर प्रतिरोध क्यों करने लगता है? इसे ऐसे समझिए, इंसुलिन एक चाबी है जो हमारी कोशिकाओं का दरवाज़ा खोलकर ग्लूकोज को अंदर भेजती है ताकि उसे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा चीनी या कार्ब्स खाते हैं तो शरीर को बहुत सारी चाबियां यानी इंसुलिन बनानी पड़ती हैं। ओके। एक समय के बाद हमारी कोशिकाएं इस लगातार खटखटाने से परेशान हो जाती हैं और दरवाजा खोलना बंद कर देती हैं। वे उस चाबी के प्रति प्रतिरोधी या रेजिस्टेंट हो जाती हैं। अच्छा। अब नतीजा क्या होता है? खून में चाबियां मतलब इंसुलिन भी घूम रही हैं और चीनी भी, और यही बढ़ा हुआ इंसुलिन और शुगर मिलकर धमनियों की दीवारों पर सूजन पैदा करते हैं और एलडीएल ट्रकों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये सिर्फ टॉफी चॉकलेट वाली चीनी की बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। लेख में साफ लिखा है कि फलों का जूस, जिसे हम बहुत सेहतमंद समझते हैं, हाँ बिल्कुल, खासकर संतरे का जूस प्लाक बनाने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कुछ बाजार में मिलने वाले जूस में तो टेबल शुगर से भी ज्यादा ग्लाइसीमिक लोड होता है। बाप रे। और ब्रेड, पास्ता या चावल जैसी चीजें, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स तो चीनी से भी ज्यादा हो सकता है। मतलब ये खून में शुगर को चीनी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ाते हैं। वाह, मतलब सेहतमंद समझी जाने वाली चीजें भी उतनी मासूम नहीं है। लेख में एक और छुपे हुए खतरे का जिक्र है, शरीर के अंदर ही शराब का बनना। ये क्या है? ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, जिसे ऑटो ब्रूरी सिंड्रोम का एक हल्का रूप कह सकते हैं। ऑटो ब्रूरी? हाँ, अगर हमारे पेट में कैंडिडा नाम का यीस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो जब हम ज़्यादा चीनी और कार्ब्स खाते हैं तो ये यीस्ट उस चीनी को फर्मेंट करके इथेनॉल यानी शराब में बदल देता है। हमारे पेट के अंदर? जी, ये शराब सीधे हमारे लिवर में पहुंचती है और वहाँ सूजन पैदा करती है, खराब एलडीएल को बढ़ावा देती है। इसी से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या NAFLD होती है, जो हार्ट अटैक का खतरा 2 से 3 गुना तक बढ़ा देती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बीमारी दुबले पतले लोगों को भी हो सकती है। हाँ, ये तो बहुत डरावना है। मतलब हम जो खा रहे हैं वो पेट में जाके शराब बन सकता है। तो फिर हम पता कैसे करें कि हमारे अंदर ये सब चल रहा है या नहीं? मैं तो हर साल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाता हूँ, लेकिन ये लेख कहता है कि सामान्य कोलेस्ट्रॉल टेस्ट काफ़ी हद तक बेकार हैं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। दशकों से डॉक्टर इन्हीं पर भरोसा करते आए हैं। क्या स्रोत ये कह रहा है कि वो पूरी तरह से गलत है? ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। ये एक वाजिब सवाल है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि वे पूरी तरह गलत है, बल्कि ये कि वो अधूरी कहानी बताते हैं। अधूरी कहानी कैसे? आपका सामान्य लिपिड प्रोफाइल टेस्ट सिर्फ एलडीएल की कुल मात्रा बताता है। ये वैसा ही है जैसे ये कहना कि सड़क पर 100 गाड़ियां हैं। लेकिन वो ये नहीं बताता कि उनमें से कितनी सुरक्षित मिनीवैन यानी बड़े मुलायम एलडीएल हैं और कितने बेकाबू रेसिंग ट्रक मतलब छोटे घने ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल हैं। असली खतरा उन छोटे घने कणों से है और स्टैंडर्ड टेस्ट इन दोनों में फर्क नहीं कर पाता। तो फिर बेहतर तरीका क्या है? लेख के अनुसार ज्यादा बेहतर टेस्ट हैं। एक है NMR लाइपोप्रोफाइल, जो न सिर्फ एलडीएल की संख्या बताता है बल्कि उनका आकार भी बताता है, यानी कितने रेसिंग ट्रक हैं और कितनी मिनी वैन। अच्छा। दूसरा और शायद सबसे ज़रूरी टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। कई बार किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल सामान्य दिख सकता है, लेकिन शरीर उस लेवल को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बना रहा होता है। मतलब पर्दे के पीछे ज़्यादा मेहनत चल रही होती है। बिल्कुल, और ये एक शुरुआती और बहुत बड़ा खतरे का संकेत है कि आप इंसुलिन प्रतिरोध की राह पर हैं। और कोरोनरी कैल्शियम स्कोर या CAC के बारे में क्या? वो तो धमनियों का सीधा स्कैन है। लगता है कि वो तो पक्की रिपोर्ट देगा। वो भी पूरी कहानी नहीं बताता। CAC स्कोर सिर्फ पुराने सख्त हो चुके कैल्शियम वाले प्लाक को पकड़ता है। तो लेख के मुताबिक हो सकता है कि आपकी धमनियों में 50% तक नरम, ताज़ा और ज़्यादा खतरनाक प्लाक जमा हो, जिसमें अभी तक कैल्शियम नहीं बना है। और वो स्कैन में नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, और आपका CAC स्कोर 0 आ जाएगा। ये 0 स्कोर झूठी तसल्ली दे सकता है। तो अगर टेस्ट अधूरे हैं तो फिर स्टैटिन जैसी दवाइयों का क्या, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दी जाती हैं? यहीं से समस्या और गहरी हो जाती है। स्टैटिन दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल बनाने की प्रक्रिया को रोककर खून में उसके आंकड़े तो कम कर देती हैं, लेकिन वे सूजन की असली जड़ यानी चीनी और इंसुलिन प्रतिरोध को ठीक नहीं करती। ये वैसा ही है जैसे आप आग लगने पर फायर अलार्म की बैटरी निकाल दें। मतलब शोर तो बंद हो जाएगा पर आग जलती रहेगी? बिल्कुल।
और क्योंकि हमारे दिमाग को सही से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसे बहुत ज़्यादा कम करने के अपने खतरे हो सकते हैं, जैसे लेख में डिमेंशिया के बढ़ते जोखिम का जिक्र किया गया है। ठीक है, ये सब सुन के तो काफ़ी निराशा होती है, लेकिन उम्मीद है कि लेख में कुछ करने लायक सलाह भी दी गई होगी। हम अपनी तरफ से क्या कदम उठा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और कुछ सलाह तो बहुत ही आसान और हैरान करने वाली हैं। जैसे कि? सबसे पहली है पानी पीना। लेख में बताया गया है कि बहुत से हार्ट अटैक सुबह 4 बजे के आसपास होते हैं। अच्छा। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि रात भर में शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है। सुबह उठते ही एक बड़ा ग्लास पानी पीना खून को प्राकृतिक रूप से पतला करने में मदद कर सकता है। सिर्फ पानी पीना? ये तो बहुत आसान है। और क्या? दूसरा है मैग्नीशियम। ये एक ऐसा मिनरल है जो दिल की मांसपेशियों के सही से काम करने के लिए बेहद ज़रूरी है और ज़्यादातर लोगों में इसकी कमी पाई जाती है। इसके अलावा मांसपेशियों का महत्व, उम्र के साथ हमारी मांसपेशियां कम होती जाती हैं, जिससे सार्कोपीनिया कहते हैं। मांसपेशियां हमारे शरीर की ग्लूकोज स्पंज की तरह होती हैं। जब हम वजन उठाने वाली कसरत करते हैं तो वे ऊर्जा के लिए खून से चीनी खींच लेती हैं, जिससे वो चीनी धमनियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। मतलब जिम जाना सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं, बल्कि धमनियों को बचाने के लिए भी जरूरी है। और लेख में सबसे शक्तिशाली उपाय किसे बताया गया है? उपवास यानी फास्टिंग। उपवास? हाँ, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। स्रोत किस तरह के उपवास की बात कर रहा है? क्या ये दिनों तक भूखे रहने के बारे में है या कुछ और? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत असल में इंटरमिटेंट फास्टिंग या समय समय पर किए जाने वाले उपवास पर जोर देता है। ओके। जैसे कि दिन में 16 घंटे कुछ ना खाना और सिर्फ 8 घंटे की एक विंडो में ही अपना भोजन करना। इसका मकसद शरीर को लगातार खाना पचाने के काम से छुट्टी देना है। और उससे क्या होता है? जब शरीर उस काम में नहीं लगा रहता, तब उसे ऑटोफैजी नाम की एक प्रक्रिया शुरू करने का मौका मिलता है। इसे आप घर की डीप क्लीनिंग की तरह समझ सकते हैं। डीप क्लीनिंग? हाँ, इस प्रक्रिया में शरीर अपनी पुरानी, खराब हो चुकी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को खुद ही खाकर उन्हें रिसाइकिल करता है। यही प्रक्रिया सूजन को जड़ से कम करती है और शरीर को एक तरह से रीसेट कर देती है। और आखिर में, क्या हमें सिर्फ सीने में तेज दर्द का इंतजार करना चाहिए या कोई और भी चेतावनी संकेत हैं? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। लेख जोर देता है कि हार्ट अटैक हमेशा वैसा नहीं होता जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। हाँ। खासकर महिलाओं में लक्षण बहुत अलग हो सकते हैं। बिना किसी वजह के पसीने से भीगी बगलें, लगातार हल्की मितली या बेचैनी, जबड़े में दर्द या ठंडा महसूस होना। ये सब भी लक्षण हो सकते हैं? हाँ, ये सब भी साइलेंट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। इन सूक्ष्म संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मतलब आज की सारी बातचीत का निचोड़ ये है कि हमें अपना ध्यान कोलेस्ट्रॉल के आंकड़ों से हटाकर शरीर की सूजन पर लाना होगा। कहानी का असली विलन कोलेस्ट्रॉल रूपी फायर फाइटर नहीं, बल्कि चीनी और मेटाबॉलिक गड़बड़ियों से लगने वाली सूजन की आग है। बिल्कुल, मूल संदेश ये है कि सिर्फ एक लक्षण जैसे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के आंकड़े का इलाज करने के बजाय हमें उस बीमारी की असली जड़ यानी सूजन को समझना और उसे ठीक करना ज्यादा जरूरी है। हमें फायर अलार्म की बैटरी निकालने की जगह आग को बुझाना सीखना होगा। सही कहा। और अंत में एक विचार, यह स्रोत धमनियों की सूजन में चीनी की भूमिका पर बहुत जोर देता है। यह आगे सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? अगर हमारा शरीर अलग-अलग तरह के ईंधन पर चलने के लिए बना है, तो हमारे आधुनिक कार भारी आहार ने पीढ़ियों से हमारी अंदरूनी मशीनरी के साथ क्या किया है? और दिल की बीमारी के अलावा हम और किन अनदेखे दीर्घकालिक परिणामों का सामना कर रहे होंगे, जिनके बारे में हमें भी पता भी नहीं है।